प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के अंतर्गत कुछ प्रमुख अभ्यास प्रश्नों का हम सरल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है यह है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। कांच जो कि आप प्रायः देखते हैं इसकी ठोस अवस्था होती है, परंतु इसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों कि हम जानते हैं कि द्रव का जो प्रमुख गुण है उसमें तरलता यानी प्रवाह और उसकी एक विस्कोसिटी प्रदर्शित होती है। ठीक उसी प्रकार हम कांच को भी निम्न तरलता का और उच्च विस्कोसिटी का द्रव मानते हैं। यानी क्योंकि कांच एक अतिशीतित द्रव है, क्योंकि द्रव की भांति ही कांच में निम्न तरलता और उच्च विस्कोसिटी उच्च श्यानता पाया जाता है। अतः कांच एक अतिशीतित द्रव है। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न का वैकल्पिक के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है पाठ में प्रश्न का 1.6 या दूसरा प्रश्न, अंतराण्विक वर्णों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित को वर्गीकृत कीजिए। तो निम्नलिखित जो यौगिक या तत्व है ये किस वर्ग में आएंगे। सबसे पहले K2SO4। हम जानते हैं कि K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक प्रकार का यौगिक है। अतः इसमें पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन, और इस तरह से यह द्विध्रुव बल इसके अंतर्गत कार्य करता है, या कहिए आयनिक आकर्षण बल। तो यह आयनिक आकर्षण बल इसके अंतर्गत कार्य करता है और क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा सॉलिड बेंजीन। ठोस बेंजीन जानते हैं कि बेंजीन और जो है पूर्णतः सहसंयोजक होता है और ध्रुवीय होता है, अतः यह एक आणविक ठोस है। सॉलिड बेंजीन एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आणविक ठोस। और आणविक ठोस में चूंकि अध्रुवीय है इसलिए इसके बीच जो बल कार्य करते हैं प्रायः लंदन बल कार्य करता है। लंदन बल या परिक्षेपण बल कार्य करता है। इसके बाद यूरिया। यूरिया भी एक आणविक ठोस है। आणविक ठोस है जो ध्रुवीय होता है, अतः इसके बीच जो बल होगा द्विध्रुव या ध्रुवीय बल कार्य करता है। द्विध्रुवीय बल कार्य करता है जो आणविक ठोस है। इसके बाद अमोनिया NH3। अमोनिया ऐसा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इसे हम पोलर न कह करके आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और इस तरह से इसके अणुओं के बीच H बल यानी
हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण H बंध प्रकार का बल कार्य करता है। दूसरा वाटर, जल भी H2O जल भी एक सहसंयोजक यौगिक है या आणविक ठोस है, जिसमें यानी जो ध्रुवीय होता है और ध्रुवीय होने के कारण इसमें भी द्विध्रुव आणविक ठोस जिसके अंतर्गत द्विध्रुव ध्रुवीय बल कार्य करता है। और इसी तरह से जिंक सल्फाइड JgNS, इसके अंतर्गत भी जिंक 2+ और सल्फाइड माइनस, इस तरह से यह भी आयनिक कंपाउंड है, इसलिए आयनिक प्रकार का विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो जिंक सल्फाइड के अंतर्गत आयनिक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। ग्रेफाइट जो कोवैलेंट सहसंयोजक यौगिक है और सहसंयोजक बल कार्य करता है। ग्रेफाइट कोवैलेंट सॉलिड होता है, जिसमें sp2 संकरण पाया जाता है और यह विद्युत का चालक का कार्य करता है। इसमें बेंजीन जैसा हेक्सागन स्ट्रक्चर प्लेनर बनते हैं और इस तरह से यह सहसंयोजक यौगिक है और इसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड जैसा कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बल कार्य करता है। इसी भाव अगला रुबिडियम, क्योंकि एक धातु है इसलिए रुबिडियम यानी Rb के अंतर्गत धात्विक बल यानी मेटालिक बल कार्य करता है। मेटालिक बल और इसके बाद देखें आर्गन चूंकि अक्रिय या निष्क्रिय गैस है और आणविक है, वन यानी एक परमाणु अणु है, इसलिए इसके बीच परिक्षेपण बल या लंदन प्रकार का बल कार्य करता है। तो आर्गन के अंतर्गत यह मोनोएटॉमिक उदासीन अणु होता है और इस तरह से इसके बीच लंदन या प्रकीर्णन बल कार्य करता है। अध्रुव लंदन बल या प्रकीर्णन बल। सिलिकॉन कार्बाइड यह सहसंयोजक ठोस होता है और जिसमें सहसंयोजक आबंध बल कार्य करता है। यह सिलिकॉन कार्बाइड यह सहसंयोजक ठोस और इस तरह से सहसंयोजक बल द्वारा ये बंधा होता है। तो इस तरह से अंतराणिक बलों की प्रकृति के आधार पर हम निम्नलिखित को इन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 3, प्रश्न संख्या 3, जालक बिंदु क्या है? यह पाठ्य में प्रश्न का 1.10 है। जालक बिंदु क्या है? क्रिस्टल जालक में जानते हैं जो अवयवी कण है ये प्रायः संरेख रूप में जुड़ करके क्रिस्टल संरचनाएं बनाते हैं।
और इस तरह से क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक अवयवी कण है, जो अवयवी कण है, यही जालक बिंदु के रूप में या बेसिस के रूप में कार्य करते हैं और इसे ही जालक बिंदु कहते हैं। अवयवी कण या जालक बिंदु। तो क्रिस्टल जालक रचना के जो स्ट्रक्चर का जो स्केलेटन बनाने में जो बिंदु काम करते हैं उसे हम जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 1.11। एकक कोशिका के अभिलाक्षणिक पैरामीटर्स क्या हैं? वे पैरामीटर्स जिस आधार पर हम किसी एकक कोशिका को हम दर्शाते हैं। तो एकक कोशिका को दर्शाने के लिए चाहे किसी प्रकार का कोशिका हो, हम 6 प्रकार के पैरामीटर्स प्रयोग करते हैं। मूलतः 3 जो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ए बी सी जो एक्सिस होते हैं और इसके अतिरिक्त 3 ही अंतराल एक्सियल एंगल या अंतराल फलकी कोण जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ए बी सी और अल्फा, बीटा, गामा ये 3 प्रकार के कोण और 3 प्रकार की भुजाएं, ये कुल 6 पैरामीटर्स होते हैं जिनके द्वारा कोई एकक कोशिका अभिलाक्षणिक या कैरेक्टराइज होती है। इसके बाद अगला प्रश्न 1.20 या 20 का निम्न में पी और एन टाइप अर्धचालक बताइए। पी टाइप और एन टाइप एक औपचारिक प्रश्न। हम जानते हैं कि एन टाइप ऐसा अर्धचालक होता है जिसमें जो समान सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यदि हम सिलिकॉन का उदाहरण लें तो सिलिकॉन और इसी तरह से सिलिकॉन प्रत्येक जगह एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि टेट्रावैलेंट सिलिकॉन होता है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्रत्येक सिलिकॉन एक दूसरे से करते हैं और साझे में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु प्रदान करता है। यदि यहाँ पर किसी पेंटावैलेंट एक परमाणु को यदि डोपित किया जाता है तो सिलिकॉन की सामान्य सहसंयोजकता से 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है और इस तरह से यदि इसके जगह पर हम पेंटावैलेंट आर्सेनिक ऐड करें तो 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होगा, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होगा अंतरा कोश में और इस तरह से ऐसे को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर ध्यान देना है इंडियम चूंकि तृतीय समूह का है और जर्मेनियम 4th समूह का है, वहीं बी में सिलिकॉन से डोपित बोरान है। तो यहाँ पर इंडियम से डोपित जर्मेनियम है, जर्मेनियम भी टेट्रावैलेंट है यानी सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम हम नोट कर सकते हैं। तो यदि उसके जगह पर इंडियम कोई तृतीय समूह का यदि तत्व हम इंडियम को हम डोपित करते हैं तो इस स्थिति में ये एक जो है इसकी चूंकि बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये स्थान वैकेंट रह जाएगा और इस तरह की जो बनता है इम्प्यूरिटी इसको हम कहते हैं पी टाइप
तो पी टाइप यदि जर्मेनियम को इंडियम से डोपित किया जाता है तो ये पी टाइप जर्मेनियम को यदि इंडियम से डोपित करते हैं, इंडियम से डोपित, तो यह पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और वहीं यदि सिलिकॉन को, क्योंकि सिलिकॉन टेट्रावैलेंट है, तो सिलिकॉन को यदि सिलिकॉन से बोरान को डोपित करते हैं तो उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि बोरान त्रिसंयोजी है और इसके बाहरी कोश में केवल 3 सहसंयोजक हो सकते हैं। और इस रूप में यदि बोरान को हम सिलिकॉन से यदि डोपित करेंगे तो उस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होगा। जैसे यहाँ पर यदि आर्सेनिक को लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाता है, ठीक उसी भाव यदि टेट्रावैलेंट सिलिकॉन में यदि बोरान को डोपित करते हैं, टेट्रावैलेंट सिलिकॉन में यदि बोरान को हम ग्रहण करते हैं तो बोरान को ग्रहण करने पर यह पी टाइप कंडक्टर प्राप्त होता है। किंतु यदि बोरान के क्रिस्टल में यदि सिलिकॉन से करेंगे एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होने की उपस्थिति में यहाँ पर सिलिकॉन से डोपित करने पर ये बोरान की जगह पर कवर होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाएगा। तो इस तरह से यदि सिलिकॉन से हम बोरान को डोपित करते हैं तो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा, एन टाइप। तो सिलिकॉन से अगर बोरान क्रिस्टल जालक को हम डोपित करेंगे तो बोरान में त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन में 4 होते हैं। इस तरह से सिलिकॉन का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यह एन टाइप सेमीकंडक्टर के रूप में व्यवहारिक होगा। इसके बाद इस तरह से अगले वीडियो में कुछ हम अन्य भी प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।